नमस्कार। आज हम महत्वपूर्ण आर्थिक शब्दावलियों के बारे में जानेंगे। पूंजीगत प्राप्तियां, कैपिटल रिसिप्ट, यानी पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती हैं, सरकार को कैसे पूंजी प्राप्त होगी, आरबीआई से उधार लेके या या अपना कोई भी डिसइन्वेस्टमेंट करके विनिवेश के द्वारा। ये सब हमारी क्या कहलाती हैं, पूंजीगत प्राप्तियां। पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, जैसे पुल निर्माण या जो है कोई भी कंपनी तैयार करना जिसमें सरकार की पूंजी अधिक हो और उससे क्या हो, सरकार की आमदनी में वृद्धि हो, ये पूंजीगत व्यय है, यानी उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। जीडीपी एक वर्ष में एक फाइनेंशियल ईयर में, जिसको हम कहते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच, हर वह वस्तु जो उत्पादित होती है उसका अंतिम मौद्रिक मूल्य जीडीपी में होता है। जीएनपी क्या है, जीएनपी से तात्पर्य होता है, जैसे जीडीपी हमारा जो है, जो एक सीमाओं के भीतर जितना हमारा कलेक्शन होता है एक वित्तीय वर्ष में, उसका उत्पादन, उसका मौद्रिक मूल्य जीडीपी है। जीएनपी विदेशों में रह रहे सभी लोग, जो विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के लोग जो यहाँ उत्पादन करके यहाँ भेजते हैं, वो सब जीएनपी में होता है। लेकिन भारत में रहकर भारत में कोई भी विदेशी है और वह पैसा बाहर भेज रहा है तो वह इसमें कलेक्ट नहीं होगा। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, एफडीआई क्या होता है, जैसे कोई भी विदेशी कंपनी अपने ही समतुल्य या अपनी ही कंपनी यहाँ जो लगाई हुई है उसमें जो है पैसा निवेश करे यहाँ के भारतीय मूल में। जैसे यहाँ भी जैसे जियो की कंपनी है टेलीकॉम सेक्टर, वहाँ विदेशी कोई कंपनी टेलीकॉम सेक्टर की जियो में आके निवेश करे तो ये सब क्या कहलाएगा, एफडीआई कहलाएगा। विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट, सरकार द्वारा अपनी शेयरधारिता को कम करना, डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है। सब्सिडी से तात्पर्य होता है कि हर वह जरूरी वस्तुओं को सरकार सभी के लिए उपलब्ध कराए, तो उसमें सरकार कुछ बहुत सारी जरूरी मूलभूत चीज़ों पर सब्सिडी देती है जो सबके लिए उपलब्ध हो। जैसे गैस पर सब्सिडी देती है जिससे हमें कम से कम मूल्यों पर मिले, और भी ऐसी तमाम प्रकार की सब्सिडी है। जैसे जो है हमें यूरिया खाद पर सब्सिडी देती, फर्टिलाइजर पर सब्सिडी देती, जो हमें कम मूल्य पर उपलब्ध हो। पब्लिक अकाउंट का होता है 266 एक अनुच्छेद में इसका उल्लेख है, जिसमें सरकार एक बैंकर के रूप में कार्य करता है, ये पब्लिक अकाउंट होता है। कटौती प्रस्ताव, यानी जब सरकार अनुदान मांगों को लेकर आती है तो विपक्ष उस पर कटौती प्रस्ताव, यानी उस पर कटौती प्रस्ताव विपक्ष ले आता है कि उसमें कोई विभिन्न मदों पर इस प्रकार की कटौती हो जाए। बजट एस्टीमेट, बजट अनुमान से तात्पर्य होता है कि बजट जो अनुमानित है, आय और व्यय जो अनुमानित है वो हमारा इसमें क्या आता है, बजट अनुमान में आता है, जो पहले से ही निर्धारित होता है या पहले से ही उसका अनुमान लगाया जाता है कि कितना खर्च आएगा, कितना हमें रेवेन्यू कलेक्ट होगा और कितना हमें उसका व्यय करना है, एक्सपेंडिचर करना है। रिवाइज्ड एस्टीमेट, यानी एक वित्तीय वर्ष में जितना भी आकलन होता है, अनुमान निर्धारित किया जाता है, उसमें एक्चुअल वास्तविक में क्या आय व्यय हुआ, सरकार की क्या आमदनी रही और सरकार ने कितना व्यय किया, वो रिवाइज्ड एस्टीमेट में कैलकुलेट होता है। राजकोषीय घाटा क्या है, राजकोषीय घाटे से तात्पर्य होता है सरकार की कितनी आमदनी हुई एक वित्तीय वर्ष में और उस वित्तीय वर्ष में कितना व्यय हुआ, यानी सरकार का ओवरऑल का जो बजट होता है उसमें सरकार ने जितना अनुमान किया था उससे कितना प्रतिशत ज़्यादा। जैसे सरकार ने 100% अनुमानित किया था और उसमें 106 रुपये खर्च हुआ, तो फिजिकल डिफिसिट राजकोषीय घाटा कितना आएगा, 6 रुपये का आएगा। यानी 100 की आमदनी हुई और उसमें सरकार ने 106 खर्च कर दिया, तो ये 6 का हमारा राजकोषीय घाटा है। राजस्व प्राप्ति क्या है, रेवेन्यू कलेक्शन रिसिप्ट, इससे हमारा क्या तात्पर्य है, राजस्व की प्राप्ति, यानी करों के माध्यम से जितना पैसा सरकार को प्राप्त हुआ वो सब हमारा क्या आएगा, राजस्व प्राप्ति में आएगा। राजस्व व्यय में क्या आएगा, जैसे मूलभूत सुविधाओं पे, जैसे जो है जो जरूरी वीकर सेक्शन है, जैसे वृद्धा, महिला पेंशन, ये सब क्या है,
राजस्व है, यानी सरकार तो खर्च तो कर रही लेकिन उसका कोई ग्रोथ नहीं आएगा। ग्रोथ एक माने में आएगा कि वो जो पैसा पेंशन भोगी निकालेगा वो अपना उपभोग करेगा, इसमें आर्थिक स्थिति में उसका भी पैसा लगेगा, सरकार को इनडायरेक्ट रूप में आएगा, लेकिन इससे वैसे कोई ग्रोथ नहीं होता। ये हमारा क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। वित्त विधेयक फाइनेंशियल, ये 110 अनुच्छेद 110 फाइनेंशियल बिल होता है, इसमें जिसमें राज्यसभा इसको रोक नहीं पाती, ये लोकसभा के द्वारा ले आया जाता है। फाइनेंशियल बिल ये कौन तय करता है, ये लोकसभा का अध्यक्ष तय करता है। और फाइनेंशियल बिल सरकार कोई भी महत्वपूर्ण विधेयक अपना फाइनेंशियल बिल के रूप में ले आती है। जैसे अब जैसे कोई भी विधेयक पर विवाद है, जैसे जीएसटी हुआ, जीएसटी को लागू कराना है तो सरकार उसको फाइनेंशियल बिल के रूप में ले आएगी, जिससे उस पर कोई ज़्यादा उस पर बहस हो, लेकिन उस पर क्या हो, कोई विपक्ष उस पर रोक न लगा पाए। विनियोग विधेयक, ये हमारा क्या है, विनियोग विधेयक होता है कि जिसमें हम क्या करते हैं, अपने वित्त विधेयक से संबंधित किसी भी अतिरिक्त मांगों को, ये नहीं, अतिरिक्त मांगों को इसमें जब ऐड किया जाता है तो हमारा क्या है, विनियोग विधेयक में आता है। समेकित निधि, अब जैसे 266 एक आता है तो अनुच्छेद 266 में इसका वर्णन हुआ है। और ये संचित निधि, ये सबसे बड़ा फंड होता है जिसमें सरकार का सभी प्रकार का कलेक्शन होता है, ये हमारा संचित निधि में आता है। कंटिजेंसी फंड, आकस्मिक निधि क्या होता है, इसमें हमारी पूरी तरीके से इसमें बिना विपक्ष को बताए या बिना संसद से पास कराए हुए इससे पैसा हम खर्च नहीं कर सकते। लेकिन आकस्मिक निधि से इसमें बिना संसद को बताए ही सरकार पैसे को निकाल के उसको खर्च कर सकती है। ये सब हमारी क्या है, महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं। ये सब हमारी महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं जिनको हम समझेंगे तो हम बजट को समझने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मिलेगी। विनियोग विधेयक में क्या था कि जो संचित निधि में सरकार खर्च के लिए जो है, जो बजट ले आया जाता है कि उसमें जो है हमें क्या स्पेंड करना है, तो ये विनियोग विधेयक करके सरकार इसको ले आती है। इसको भी हमने क्लियर कर दिया। ये सब महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं जिसको हमें जो है महत्वपूर्ण रूप से तैयारी करके तब हमें बजट को समझने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मिलेगी। और विनियोग विधेयक संसद की मंजूरी आवश्यक होती है। क्यों? क्योंकि जो है ये जो संचित निधि होती है, इससे जितना भी बजट पास करवाना है, जितना भी खर्च के लिए, तो विनियोग विधेयक संसद की मंजूरी आवश्यक होती है। तो हम इसको समझेंगे, ये सब आप पूरी तरीके से समझिए और फिर बजट के बारे में चर्चा किया जाता है। धन्यवाद।